अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकोनॉमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बड़ी अच्छी खबरें। कल एक खबर आई और वो खबर थी मूडीज के हवाले से कि पाकिस्तान की सॉवरेन रेटिंग जो है उसने B3 के ऊपर जो है बरकरार रखी और साथ ही साथ जो पाकिस्तान का रेटिंग आउटलुक था उसे नेगेटिव से स्टेबल किया। आज एक और अच्छी खबर और ये खबर आई आज हमने देखा वो ब्लूमबर्ग की जानिब से और आज ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, उसका जो 100 इंडेक्स है, बेंचमार्क 100 इंडेक्स है, उसे दुनिया का बेहतरीन इंडेक्स करार दिया। डॉलर रिटर्न के हवाले से 35-36% रिटर्न पे ये बेहतरीन इंडेक्स करार पाया है और पिछले 5 माह में 6000 पॉइंट से ज्यादा इंडेक्स बढ़ गया। तो कैपिटल मार्केट्स के हवाले से भी एक अच्छी खबर। तो कल की खबर भी एक अच्छी खबर और आज ब्लूमबर्ग ने भी एक अच्छी खबर दी। अब जाहिर है कि सवाल यहां पे ये उठता है कि ये जो अच्छी खबरें तवातुर के साथ आज आ रही हैं और ये यकीनन क्या ये हमारी इकोनॉमी के अंदर किस हद तक रिफ्लेक्ट होती हैं, हमारी कैपिटल मार्केट जो है वो किस हद तक इंटीग्रेटेड है हमारी रियल इकोनॉमी से। तो आज ब्लूमबर्ग और कल की भी जो खबर है इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अली असगर पूनावाला जो है वो मौजूद हैं। आप तज्जियाकार हैं AKD सिक्योरिटीज के। अली, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये किस तरह का कॉन्फिडेंस है, ये खबर इनफैक्ट है क्या कि पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट कराची स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स 35% रिटर्न के साथ इन डॉलर टर्म दुनिया में बेहतरीन इंडेक्स करार पाया? क्योंकि इससे पहले मार्केट अगर आज 40,000 के ऊपर दुनिया की बेहतरीन है तो मेरे ख्याल से 53,000 जहां से हम नीचे आए वहां तो आखिरत की भी बेहतरीन होनी चाहिए थी। फिर जी बिल्कुल, वी हैव रीगेन्ड द 40,000 का लेवल जो साइकोलॉजिकली आई थिंक काफी रेलेवेंट था, बट ब्रॉडली एक क्योंकि मार्केट भी ऑब्वियसली एक फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन से बिल्ड की जाती है, तो जो मूडीज ने एक क्लियरली एक पॉजिटिव हमें ग्रेड दिया है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डेट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो सॉवरेन क्योंकि रेटिंग थी B3 अगर मेंटेन रखी है तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ रीजन की वजह से जो पर्टिकुलरली हाईलाइट किए गए हैं वो करंट अकाउंट में इम्प्रूवमेंट है। ठीक, तो क्योंकि उस तरफ अगर देखा जाए तो मोस्टली हमने हमारी डिमांड रिडक्शन की तरफ जो टैक्सेशन की तरफ मूवमेंट्स आई थी उससे जो डिमांड कंप्रेस हुई है। सर मतलब एक आम आदमी के लिए कि डिमांड कंप्रेशन का मतलब है कि आपने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को रोका, उसको रोकने की कोशिश की और जब इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी रुकी तो वो डिमांड भी वहां से कम हुई। मतलब इन सिंपल अगर आम आदमी को समझाना चाहें तो ये मुझे बताइएगा, आज अगर हम बात कर रहे हैं ब्लूमबर्ग के हवाले से, डॉलर रिटर्न के हवाले से, तो व्हाट एग्जैक्टली आपने अपनी करेंसी को कितना डेप्रिशिएट किया था पिछले 1-1.5 साल में? गालिबन 34-35% ही किया था ना? जी बिल्कुल, बट इसमें जो हमने जो ब्रॉडली जो मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट किया गया है स्टेट बैंक की तरफ से मोस्टली, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्योंकि हम रिलेटिव टू अदर इकोनॉमीज एक रेट पे थोड़े इन्फ्लेटेड थे और वहाँ पे कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि इसे रखा गया था आर्टिफिशियली। अच्छा, क्योंकि हम रिलेटिव टू अदर करेंसीज, ऑब्वियसली करेंसी के अंदर आप रिलेटिव टू अदर करेंसीज आपकी परचेसिंग पावर देखते हैं। और उन लेवल्स पे जिस किस्म की डिवैल्यूएशन हमने देखी वो जून तक के महीने में ओवरप्ले हो चुकी थी। वहां से करेंसी 5.5% अप्रिशिएट हुई है पाकिस्तानी रुपी। ठीक, यानी जो हमने करेंसी डिवैल्यू की उसके बाद जाहिर है कि वो एक जो गिरावट आ गई थी, अब फॉरेनर्स के लिए एक अच्छा या हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि हमारे वो सस्ते शेयर्स जो हैं वो अब उनको बड़े जानदार लगे। तो उसके बाद हमने देखा कि पिछले 5 महीने में लगभग 6000 पॉइंट्स की मार्केट ने रैली देखी। व्हाट एग्जैक्टली यही सूरत हाल है? जी बिल्कुल, और फॉरेनर्स एक्चुअली हर महीने कंसिस्टेंटली बायर्स ही रहे हैं। और इसमें एक और भी वैल्यू प्ले यहाँ पे नजर आता है कि अगर डेट मार्केट में भी देखा जाए तो $1 बिलियन के करीब जो इनफ्लो हमने देखा है
ये भी इसका एक हम कह सकते हैं एक चेक मार्क है पॉजिटिव। वेल डोंट यू थिंक कि वो जो इन्फ्लोज जिनकी बात कर रहे हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपके ट्रेजरी बिल्स के अंदर 3 महीने 6 महीने 9 महीने और 12 महीने के अंदर वो बड़े खतरनाक भी हो सकते हैं, वो हॉट मनी है, वो एक इजिप्शियन मॉडल को फॉलो किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो वो जब पैसा वापस जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। अली इमरान साहब, एक्चुअली इजिप्शियन मॉडल को भी अगर हम देखें तो वहाँ भी जब तक आपकी फॉरेन एक्सचेंज साइड पे लायबिलिटी का स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, हाँ। तो इन आउटफ्लोज को आप प्रॉपर्ली लेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान के केस में ये जो इनफ्लोज आ रहे हैं दे आर लेसर देन टेनर ऑफ लेसर देन 12 मंथ। ठीक है, रिस्की, देखिए रिस्की, नंबर 1 पॉइंट रिस्की, और दूसरा पाकिस्तान में जो अट्रैक्शन है वो 13.25% पॉलिसी रेट शरह सूद जो है आपने इतनी बढ़ाई हुई है उनकी अट्रैक्शन के लिए ना। जब आप रियल इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, अपने सनत और हिरफत की तरक्की के लिए जाएंगे, पॉलिसी रेट को कम करेंगे तो ये पैसा वापस जाएगा। साथ साथ इन्फ्लेशन भी एक रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमी में। जैसे वो बेस टेपर डाउन होगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से ऑब्वियसली हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, इट इज द इंक्रीज। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली असगर पूनावाला। इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, करेंसी डिवैल्यू जो हुई वहां पे बेस बना और फिर ये इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए अट्रैक्टिव। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की भी अगर बात करें तो 13.25% के ऊपर जो है वो बैरूनी मुल्क से पाकिस्तान जो है ट्रेजरी बिल्स के अंदर पैसा आ रहा है। ये जैसा जितना हॉट मनी आ रही है ये वैसे ही जाने का अंदेशा भी है। बात अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से की जाए, अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केटों में उस वक्त शुमार होगी जब आपका रिटेल बेस बढ़ेगा, आपकी यहां कंपनीज की लिस्टिंग बढ़ेगी, आपके यहां नए आईपीओ आएंगे, नए शेयर्स आएंगे, जो कि ऐसा इस वक्त फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो ये जरा यहां पे चीजें संभलने की और समझने की जरूरत थी, जो कि इस वक्त हमने आपके सामने पेश की। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम आएंगे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन 2020 की तरफ, और क्या इस वक्त जो ग्रुप्स हैं जो इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन इलेक्शंस में, उनकी तरजीहात क्या है, उनके मंशूर क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात 2020, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और जाहिर है कि ये इंतखाबात, ये जो भी पार्टी इसमें इलेक्ट होकर आएगी, जो भी लोग आएंगे, उनकी बेहतरीन कोशिश यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान में सनत व हिरफत जो है उसकी तरक्की मुमकिन हो। ये एसोसिएशन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो पाकिस्तान में माना जाता है, लेकिन साथ ही हमारी मईशत में किस हद तक इनका इनपुट शामिल होता है, पॉलिसी साजी में, चाहे वो FBR के हवाले से हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हवाले से हो, स्टेट बैंक के हवाले से हो, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे। और अब तक की जो मौजूदा पोजीशन है, जो पिछले 15-16 माह में इस वक्त इकॉनमी चल रही है, एट व्हाट कॉस्ट, क्योंकि ब्रेक के पहले हिस्से में हमने बात की थी कि पाकिस्तान की जो इक्विटी मार्केट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट सेम टाइम उसी बुलंद शरह सूद और उसी महंगे डॉलर ने हमारी लोकल मईशत जो है, हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी जो है, इसके ऊपर क्या छुरी चलाई है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुमताज सनतकार जनाब खालिद तवाब साहब, उनके साथ मौजूद हैं आसिम गनी साहब। आसिम गनी साहब भी सनतकार हैं और कैंडिडेट भी हैं इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के बिजनेसमैन ग्रुप की जानिब से, जबकि खालिद तवाब साहब जो हैं, आप यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप जो है, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जो उनसे उनका ताल्लुक है, रूलिंग पार्टी है। लाहौर में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मियां अंजुम निसार साहब, सनतकार हैं और आप प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं बिजनेसमैन ग्रुप से। अंजुम निसार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों हजरात से बात होगी, लेकिन उससे पहले जरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके हवाले से आज हमारे मुशीर खजाना ने भी कहा कि बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान में आए, कुछ ब्रेकअप मैं जरा आपके साथ शेयर कर दूं। इस वक्त के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जून 2019 से अक्टूबर 2019 के दौरान आपने देखा कि जून में 130.40 मिलियन डॉलर, 73 मिलियन डॉलर, उसके बाद जुलाई में कम हुआ, एक मार्जिनल हमने देखा कि अगस्त में इजाफा, और उसके बाद सितंबर में 385 मिलियन डॉलर्स हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो हमारे मुल्क में सनतों में रियल इकोनॉमी के अंदर लग रहा है। उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 72% डिक्लाइन आया और ये डिक्लाइन पहुंचा 108 मिलियन डॉलर तक, जिसमें हम देख रहे हैं कि
हमारी LSM ग्रोथ वगैरह भी जो है काफी तकरीबन 6% के करीब गिरी थी। दूसरी स्लाइड इस वक्त हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से जो मुख्तलिफ डेकेड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग की, जो बड़ा अच्छा नक्शा पेश करती हैं। 60 की दिहाई के हवाले से कहा जाता है कि 9.9% जो है उनकी ग्रोथ थी। लेटर ऑन 70s में ये कम होकर 5.5 हो गई, फिर उसके बाद 80s की दिहाई कुछ बेहतर साबित हुई और फिर 90s में 4.8%। ये ग्रोथ जो है वो काफी कम, और उसके बाद हमने देखा कि मुसलसल गिरावट, और पाकिस्तान रादर के एक इंडस्ट्रियल और एक सनती मुल्क होता, पाकिस्तान एक ट्रेडिंग स्टेट बनता जा रहा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पिछले 5 साल की अगर हम बात करें 2013 से 2018 के दौरान, तो उसमें भी आप देखें कि 5.3, देन उसके बाद 3.9, 3.7, 5.8 एंड 6.2%। ये ग्राफ है, ये कुछ नब्स हैं, जो इशारे हैं जो इस वक्त बता रहे हैं कि आप क्या जो पोजीशन है इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा सेक्टर शामिल होता है FPCCI के अंदर भी। अपने गेस्ट से मैं इसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले तवाब साहब, पिछले 15-16 माह में ये बताइए कि हमारी इकॉनमी इस वक्त खड़ी कहां पर है। दो चीजें, क्योंकि आप IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, आपकी फिस्कल स्पेस आपके पास नहीं है, मॉनेटरी स्पेस आपके पास नहीं है। डॉलर आपका 35 रुपए बढ़ा पिछले 15 महीने के अंदर, और शरह सूद 13.25%। वारे में आता है कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो पिछले 18-19 महीने के अंदर जो शरह सूद है वो 6.25 से 13.25% पे बेसिक 7.5% इजाफा। इसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि मुल्क में दे डोंट नीड एनी इन्वेस्टमेंट। सनतकार या कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट रेट जो हैं वो कम होने चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट ने इस अरसे में जो फोकस किया वो ये फोकस किया कि जो उनका ट्रेड डेफिसिट था बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसको कम से कम किया जाए। उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने मशीनरी पे और तमाम अशिया पर इंक्लूडिंग कंज्यूमर गुड्स उस पे RDs लगाई, और गवर्नमेंट इस हद तक तो कामयाब हो गई कि वो फिस्कल डेफिसिट जो था वो कम हुआ। लेकिन इसके साथ साथ जो मशीनरी इंपोर्ट होती थी और रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता था उसमें कमी आई, क्योंकि डॉलर की वैल्यूएशन ऊपर चली गई, रुपये डिवैल्यू हुआ, उससे चीज़ें इतनी महंगाई चली गई कि परचेजिंग पावर जो है वो लोगों में कम आ गया। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह दूंगा, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हॉट केक इंडस्ट्री थी वो थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप 1 साल पहले चले जाएं तो उन गाड़ियों पे लोग ओन दिया करते थे जी, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए ओन होता था, और आज आप बुकिंग कराएं उसका डिलीवरी पीरियड 3 से 4 महीने बाद मिलता था। आज के हाल ये है, अगर आप आज का अखबार उठा के देखें बिजनेस रिकॉर्डर भी, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा इश्तिहार आपको इंडस मोटर की तरफ से नजर आएगा कि हम 1 लाख रुपए से कम देंगे, स्पेशल प्राइस दे रहे हैं। और इस सिलसिले में हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग हुई, फेडरेशन के और दूसरे लोगों से भी। और ये सब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, कि मैंने आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एक मिसाल दी है, मेरे ख्याल है अक्रॉस द बोर्ड तमाम इंडस्ट्री जो है उनका यही हाल है, क्योंकि परचेजिंग पावर लोगों के पास नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है। फिर जो दूसरा एक बहुत बड़ा फिनोमेना आ रहा है वो आ रहा है कि जो जॉबलेस लोग होते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होती जा रही है। हम बड़ी तवक्को रख रहे थे इस गवर्नमेंट के साथ, ये आने के बाद एक ऐसे मौके देगी सनतकारों को। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो खुद हर जगह इंडस्ट्री नहीं लगा सकती, गवर्नमेंट इसमें फेलियर है जो इंडस्ट्रियाँ चला रहे हैं पिछले बहुत अरसे से। लिहाजा ये प्राइवेट सेक्टर को ये चांस देंगे कि इंडस्ट्री लगाएं, और ऐसे इंसेंटिव्स देंगे जिसकी वजह से मुल्क में यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए और लोकल इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर इज of the last resort, that is the only resort। ठीक है। गवर्नमेंट का अगर ख्याल ये है कि सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्री लग जाएगी, जब तक लोकल इन्वेस्टर इंडस्ट्री नहीं लगाएगा नहीं लगेगी। आज हमारा कोई भी इंडस्ट्री में आ जाए तो आपका सेल जो है वो बेसिक इशू है, क्योंकि पहले लोग जाते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर। जरा व्यू लेते हैं, अंजुम निसार साहब की तरफ चलता हूं लाहौर। अंजुम साहब, जो बात की जा रही थी तब्दीली की और रोजगार की, 1 करोड़ जॉब्स, 50 लाख घरों की तामीर, ये वो बड़ी आइडियल कंडीशन थी कि अगर हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी पोजीशन में होती, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ 8 और 9 और 10% ऑफ GDP होता, तो कहीं ये तमाम चीजें थी। ये बताइएगा कि इस वक्त 13.25% शरह सूद और 155-56 के ऊपर डॉलर, 35 रुपए इजाफी डॉलर के आपके क्या कीमत अदा की पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, पाकिस्तान की सनतों ने? शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो मैं जनाब ये अर्ज करूंगा कि जहां तक ताल्लुक है आपके मार्कअप का,
इतने हाई मार्कअप पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ कतई नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि अगर ये मार्कअप इसी लेवल पर रहा तो डेफिनेटली बहुत सारी इंडस्ट्री सिक होगी। और मुझे याद है कि 2003-04 में आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर चैम्बर, उस साल भी BPD 29 एक सर्कुलर स्टेट बैंक की तरफ से जारी हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री दोबारा सिक होगी और इतने हाई मार्कअप पे और इतनी हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे कतई इंडस्ट्री सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन प्राइम प्रॉब्लम ये है, मिनिस्टर साहब तो बहुत खुश हैं, वो अपनी इकोनॉमिक टीम को बहुत ज्यादा शाबाश भी दे रहे हैं और अब उनकी इकोनॉमिक टीम जो है वो टीवी पे आके उसके अब ये भी बता रही है कि मुल्क जो है तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। और मैं आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब होपफुल होंगे और हम भी होपफुल हैं। गुजारिश ये है कि इकोनॉमी का इतना सत्यानाश पिछले अदवार में हो चुका है और वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आएंगी। सिर्फ लफाजी से काम नहीं चलेगा। जिस मुल्क में जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इस रिजीम ने जब टेक ओवर किया था तो उस वक्त हमारी जो इंपोर्ट्स थी $61 बिलियन थी और हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो $23 बिलियन थी। यानी कि जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट हुकूमत छोड़ के गई थी तो हमें $25 बिलियन पे हमारी एक्सपोर्ट थी और GSP प्लस हमें मिला था। ख्याल यही था कि हमें बहुत फायदा होगा, लेकिन फायदा नहीं हुआ। हमने अपनी एक्सपोर्ट में डिक्लाइन देखी। बांग्लादेश वाज एट $24 बिलियन एट दैट टाइम व्हेन वी वर एट $25 बिलियन। बात यह है कि बांग्लादेश आज 42 पे है, हम अब स्टिल जो है 23-24 पे खड़े हैं। सो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये कोई मैजिक से काम ये नहीं होगा, इसके लिए चीजों को बतदरीज दुरुस्त होना होगा। गुजारिश ये है कि जो माजी में जितना एक डैमेज हो चुका है, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जितना बड़ा गैप था वो 38.7 बिलियन ये आपका था ट्रेड डेफिसिट, और करंट डेफिसिट आफ्टर द रेमिटेंस वो आपका $18 बिलियन था। FDI भी $1-2 बिलियन मिला ले तो $16 बिलियन आपका नेट जो था आपका, जो दैट वाज द करंट डेफिसिट। अब ये सारी चीजें देखें, जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी हम इस भंवर में फंसे रहेंगे। ठीक है, और अब फिर यही हो रहा है कि ये जो 5-0 रेटेड सेक्टर खत्म किए गए थे, गवर्नमेंट ने ये कह के खत्म किया था कि इंशाल्लाह हम आपकी जो जितने भी आपके जो रिफंड्स होंगे 72 घंटे में आप GD फाइल करें और इंशाल्लाह आपको रिफंड्स देंगे। ठीक, वो वादे पूरे नहीं हो रहे। सही आगे तो उन चीजों के ऊपर भी हमारे उन चीजों के ऊपर भी आ जाते हैं। आसिम गनी यहाँ पर मौजूद है। आसिम, ये बताइए, जो डिमांड कंप्रेशन पॉलिसी इस वक्त लेके चलेगी, या आपने इतनी ड्रेस्टिकली अपनी इंपोर्ट्स को आपने खत्म किया। जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी है ही इंपोर्ट बेस्ड, रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करके अपनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या ये पॉलिसी आप समझते हैं कि मुनासिब पॉलिसी है इंडस्ट्रीज के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लॉन्ग टर्म में मुनासिब पॉलिसी नहीं है, लेकिन आपने करंटली देखा था कि प्रीवियसली हम देख रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक अंडर इन्वॉइसिंग का बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट जो वो प्रिवेल करता रहा, प्रीवियस गवर्नमेंट्स के दौर में भी करता रहा। इस गवर्नमेंट ने आके एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है। वो इनिशिएटिव को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके से कोशिश की है कि ये जो अंडर इन्वॉइसिंग वाला सब्जेक्ट था उसको काफी हद तक कंट्रोल किया है और उसको रोकने में काफी हद तक कामयाब हुई है। ठीक है, जहां तक आप ये कहते हैं कि रॉ मटेरियल की इंपोर्ट, बिकॉज वी आर एन इंपोर्ट बेस्ड कंट्री इन दिस करंट सर्कमस्टांसेस, तो हमें नेचुरली उसके लिए कोई ऐसा राय अमल और इस तरीके की कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ताकि हम उसको ऑल्टरनेट कर सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी इंपोर्ट को बंद कर दें, बिकॉज 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, 10 माह के लिए, 12 माह के लिए तो आप ये पॉलिसी शायद इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर स्पैन में आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो हमें इस तरीके का कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए और ऐसा कोई सपोर्टिव कोई नया ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे हमारी लोकल इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके। जहां तक खालिद तवाब साहब ने गाड़ियों की बात की, तो खालिद तवाब साहब की बात से टू सम एक्सटेंट मैं डिसएग्री करूंगा। उसकी रीजन ये है कि अगर आप ये देखें कि अगर वो गाड़ियों में 2-2 लाख, 4-4 लाख या 5-5 लाख वो गाड़ियां अगर वो महंगी दे रहे हैं या ओन्स चल रही हैं, एक्स चल रहा है, तो मैं समझता हूं इट इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस, बिकॉज हम एक इंडस्ट्री के अंदर एक और इंडस्ट्री क्रिएट करना शुरू हो गए। वो इंडस्ट्री जो है हमारे लिए मुनासिब नहीं है। हमें चाहिए कि ओपन पॉलिसी होनी चाहिए,
फुल ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए। हम इस तरीके की इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते कि हम मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास इंपोर्टेड व्हीकल्स नहीं आनी चाहिए, हमारे पास दूसरे गैप को फिलअप नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि लोगों की बाइंग और परचेसिंग पावर कम हो गई है, दूसरा इंटरेस्ट रेट जैसे कि आपने देखा कि 13.25% पे इंक्रीज होकर जा चुका है, तो लोगों ने थोड़ा बहुत अब ये हो गया कि लोग फिक्स्ड डिपॉजिट की तरफ, नेशनल सेविंग की तरफ, ट्रेजरी बिल्स की तरफ, इस तरफ भी थोड़ा रागे हुए। इसकी वजह से भी इकोनॉमी में थोड़ा चोक हुआ है और थोड़ा ब्लॉकेज हुई है, एक बात। दूसरी बात ये आपने देखा था कि इंडस्ट्री में एक और हम चीज देख रहे हैं, वो ये है कि जिस तरीके से शनाख्ती कार्ड की एक नई शर्त गवर्नमेंट ने रखी, जिसकी वजह से भी लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को टैक्स के जो स्ट्रक्चर था, लोगों ने काफी हद तक अपने आप को अवॉइड किया उस टैक्स स्ट्रक्चर से, और उस वजह से सनतकार और जो इंडस्ट्री है उसको थोड़ा बहुत हैम्पर होना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को आने वाले वक्त में कोई नया इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और लोकल इंडस्ट्री को। खालिद साहब, वो जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात, एक मिनट थोड़ा सा, ये शायद मेरी बात को समझ नहीं सके थे। मैं जो बात कर रहा था वो बात कर रहा था डिमांड एंड सप्लाई की। जी। मैं उस कॉन्टेक्स्ट से कह रहा था कि एक चीज़ की इतनी डिमांड थी और आज डिमांड नहीं है। यही सूरत हाल तमाम इंडस्ट्रीज़ में है, और जाहिर है चीज़ें ओन पे जाना है, ये वो। मैं तो 100% कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी आम आदमी इसको कभी सपोर्ट नहीं करा, लेकिन इनकी समझ का फ़र्क है, ये सही समझ नहीं सके थे। आई वॉज टॉकिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। सेकेंडली बात यह है कि जी जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, गवर्नमेंट ने फोकस किया इस गवर्नमेंट ने आने के बाद दो चीज़ों के ऊपर। एक तो अपना ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम करें, प्लस ये कि रेवेन्यूज़ को बढ़ाया जाए। जहां एक तरफ इन्होंने इंपोर्ट कर्टेल की है और बड़ा अच्छा साइन हो गया सारा ये, लेकिन इनके रेवेन्यू में जो टारगेट इन्होंने 550 का रखा है ट्रिलियन का रुपीस का, वो टारगेट एफबीआर पूरा नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि इनका बेसिक रेवेन्यू जो है वो इंपोर्ट से आता था। अगर इन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ाना था तो इनको ऑल्टरनेट के तौर पे इंडस्ट्री को इंसेंटिव देते, यहाँ इंडस्ट्री लगती और ऑल्टरनेट चीजें तैयार होती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगाई है आरडीज। आरडी जो है रेगुलेटरी ड्यूटी, वो एक टेम्पररी फेज होता है और हर साल बजट को में उसको ये तो इनको दोबारा लगाना पड़ता है या खत्म हो जाती है वो। तो आरडीज के ऊपर नई इंडस्ट्री लोकल नहीं लगेगी क्योंकि लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। ये बात हम पिछले काफ़ी अरसे से मेरे ख्याल है सारी बिजनेस कम्युनिटी जो है अक्रॉस द बोर्ड वही कहती रही कि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें ताकि मुल्क में इंडस्ट्रियाँ नहीं लगे, लेकिन इंडस्ट्री नहीं लग पा रही। अगर आप देखें तो शायद ये पहला साल है जहाँ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसका आपने जिक्र किया वो नेगेटिव ग्रोथ में आया है, वरना हमेशा सारी इंडस्ट्री लग रही हो ना लग रही हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमेशा पॉजिटिव में रही थी, आज वो जो है वो नेगेटिव में आ गई। मैं समझता ये हूँ कि गवर्नमेंट को एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, दोनों बैठ के और हम सारे चैम्बर्स को, फेडरेशन को, सबको ऑन बोर्ड लें, क्योंकि और उसके बाद ऐसी पॉलिसी लेकर के आए। लेकिन आज इनको 18 महीने हो गए या 19 महीने हो गए, लेकिन कोई पॉलिसी जो है वो अभी तक आई नहीं है। आपने जिक्र किया IMF का, मैं आपके भी प्रोग्राम में और अक्सर कहता रहा हूँ। देखिए IMF की पहली नेगोशिएशन जो थी असद उमर साहब और ढाका साहब कर रहे थे, यूनुस ढाका साहब, दरमियान के अंदर असद उमर साहब को भी चेंज कर दिया गया और यूनुस ढाका साहब को भी चेंज कर दिया गया, और वो FBR भी, लेकिन ये वो दो अफराद थे जो नेगोशिएट कर रहे थे IMF से, और आप उनकी जगह लेके कौन से आए, वो लोग लेकर के आए जो ऑलरेडी IMF में थे। तो मेरा यही कहना था कि अक्रॉस द टेबल भी IMF है जो नेगोशिएट कर रहा है, हाँ। यहाँ भी IMF नेगोशिएट कर रहा है, तो आप क्या नेगोशिएट करेंगे, क्या टर्म्स आप उनसे लेंगे? तो उन्होंने इसका मतलब पिछले जो लोग नहीं मान और IMF प्रोग्राम में आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं, आप ग्रोथ को जरा साइड में रखते हैं ड्यूरिंग अगले 39 महीने के लिए। फिर की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद ये होगा कि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप और बिजनेसमैन ग्रुप जो है इनके फलसफे में बुनियादी फर्क क्या है, किस तरीके से ये अपने इनकी तरजीहात क्या है मंशूर क्या इलेक्शन के हवाले से। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मियां अंजुम निसार साहब, आपकी तरफ आता हूं, बताइएगा क्या बुनियादी इस वक्त आपकी सोच है, आपके क्या पॉइंट्स हैं जो आप लेकर चल रहे हैं? बिजनेसमैन ग्रुप इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने जा रहा है। शुक्रिया जनाब मैं अर्ज करूंगा, एक तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन इज डूइंग वंडरफुल, लोग इनसे फेड अप आए हुए हैं फॉर द रीजन। सर मैं मतलब आपके मंशूर के बारे में, आप अपने मंशूर के हवाले से बात करें तो हाँ जी इंशाल्लाह। एक तो हम R&D पे फोकस करेंगे, ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D पे और हाँ, यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नाम की कोई चीज इस वक्त फेडरेशन में नहीं है। इंशाल्लाह इस पे फोकस करेंगे और
एक टीम बनाएंगे जो फील्ड वर्क करेगी, पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ लाहौर और कराची के जो है यहाँ डेवलपमेंट नहीं करानी, हमने पूरे मुल्क में डेवलपमेंट करानी है। और जिस जिस इलाके का जो पोटेंशियल होगा, एक तो हमारी फेडरेशन की टीमें जाएंगी, ऑन द डोर जाएंगी, और इंशाल्लाह हर साल हर सूबे में 4-4 शहरों को फोकस करेंगे। उनका जो पोटेंशियल है और वहाँ जो कमियां हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी, तो इंशाल्लाह वो भी फेडरेशन पूरा करेगी। और अगर कुछ लोगों को लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अगर उनको पता नहीं है, तो उनको कोशिश करेंगे कि ऐसे सरमाएदार उन इलाकों में उनकी जॉइंट वेंचर्स कराएं, ताकि वो मिलके अपनी मुकामी इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे और मुकामी तौर पर जो रोजगार जनरेट करेंगे। हमने सिर्फ ये नहीं करना कि पूरे मुल्क की जो आबादी है वो माइग्रेट करके लाहौर आए, कराची आए, ये बड़े बड़े शहरों में आए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हम फोकस करेंगे, ताकि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं ये बने, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें जो खामियां हैं उसको दूर करेंगे। ये जो ब्यूरोक्रेसी के जो हर वक्त हम लोग, क्योंकि फेडरेशन तो इन चीजों की तरफ तवज्जो देती नहीं, ना सदर साहब में आज तक ना वो इंडस्ट्री को समझते हैं, ना इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को जानते हैं, ना उनको पता है इंपोर्ट के क्या प्रॉब्लम्स हैं, ना उनको पता है एक्सपोर्टर्स की क्या प्रॉब्लम है। इन 2 पॉइंट्स पे रखते हैं, एक्सपोर्टर जो है, हाँ इन 2 पॉइंट्स पे रखते हैं सर। जो एक्सपोर्टर है और रुल रहा है, हाँ अंजुम साहब, और आप देखें इसके फंड बचे हुए हैं, हर कोई और फेडरेशन के सदर साहब को इतनी तौफीक नहीं हुई सर, कि एक फंड भी उनके लिए निकाले। अंजुम साहब ना, अंजुम साहब जरा प्लीज जी, तमाम साहब, एक तो ये कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप तवाब साहब से मालूम कर लीजिएगा, पर अब बताने तो दे। सर पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं ना। जी जी, इनके पहले जो मुझे बात मैं यही कह रहा हूँ अंजुम साहब, अगर आप 2 मिनट रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं सर, 2 मिनट दे देना सर, दे देना सर, प्रोग्राम में तो दे देना। मैं बड़ा हैरान हूँ, पहले जुमले थे कि फेडरेशन से फेड अप हूँ। हाँ, मैं ये बात आपको हल्फिया कहता हूँ कि लास्ट ईयर इन्होंने हमसे मुझसे एग्रीमेंट किया, मैं और अंजुम साहब बैठे थे, इन्होंने कहा 2 वाइस प्रेसिडेंट दे दें उनको, 2 साल बाद मुझे सदर बना दें, सब हम सब एक हैं। वो हमारे सब एक है जी, हमारे ऐसी बात हल्फिया कह रहे हो, कोई ऐसी बात हल्फिया कह दें। अच्छा, हमारी बात नहीं हुई, एक बात फिर इस साल एक बात तो नहीं देना, पूरा मौका दीजिएगा जवाब देने का। कल आए 1.5 महीने पहले इन्होंने हमारे 12 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये भी मैं हल्फिया कह रहा हूँ, इनके सारे ग्रुप ने कहा हमें सिर्फ 4 वाइस प्रेसिडेंट दे दें और हम तैयार हैं। फिर कुछ लोग ऐसे बीच में हैं जिनकी वजह से फिर ये नहीं हुआ, ये सब कुछ हुआ। आज मैं आपको एक बात और बताऊं, अंजुम निसार साहब इल्जामात हमारे सदर पे लगा रहे हैं। अंजुम साहब का अपना नॉमिनेशन जो है वो लाहौर चैम्बर से नहीं आया, एसोसिएशन से आता है ना। उसके बाद एक केमिकल एसोसिएशन से इलेक्शन हार गए जुबैर सुफैल के सामने, वहां से नॉमिनेशन इनका नहीं आया, ये डीजीटीओ के पास गए। उसके बाद अब इन्होंने मुझे पूरा करने दे, आप जरूर जवाब दीजिएगा, पूरा टाइम मिलेगा। अब आप है जिनका फुटवेयर का काम नहीं है, इन्होंने फुटवेयर एसोसिएशन की मेंबरशिप इस अगस्त में ली है, 3 महीने पहले, और उससे जबकि हमारे यहाँ सर्कुलर में लिखा हुआ है कि मार्च तक की में जो वोटर होगा वो मेंबर बनेगा। फुटवेयर एक एसोसिएशन जाली या ये जाली मेंबरशिप लेके वहाँ से मेंबर आए, अभी इनका डीजीटीओ में केस चल रहा है। सेकेंडली, मेरे बराबर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर बैठे हैं, अगर आप व्हाट्सएप उठा के देखें तो इनके वालिद साहब एक एसोसिएशन से आ रहे थे, ये भी इसी ग्रुप से हैं, वो आ रहे थे और उनके पेपर्स भी रिजेक्ट हुए, क्योंकि वो भी जो फॉर्मेलिटीज थी सारी वो पूरी नहीं कर रहे थे। परमिशन I would like to say. अच्छा, ठीक ठीक, पहली जरा बात मुझे मौका आपके पास ठीक है ठीक है, जरा आसिम कुछ बात कर। मैं कुछ कह लूं, मेरा एक पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो यह है कि देखें, डेमोक्रेटिक वे यही होता है कि इलेक्शंस होने चाहिए, और हम इस बात को तरजीह देते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, irrespective whether it's federation, whether it's chamber, whether it's the country। अगर आप ये सोच रखते हैं तो खालिद तवाब साहब, अगर आपने जैसे अंजुम साहब के लिए एक बात कही और हल्फन कही, मैं उसको डाउट नहीं करता, ना मैं उसके ऊपर कोई बात रेस करता हूं, लेकिन सर अगर आप अंजुम साहब को गलत कह रहे हैं तो सम एक्सटेंट यू आर ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, मेरा मौके आप समझे, अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो इसमें आप बराबर के शिरकतदार हैं और आप उसमें पूरी ओनरशिप रखते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं हल्फन, जो कि आप कह चुके हैं और इमरान साहब इस बात के विटनेस है कि आप कह रहे हैं कि हम आपस में कोई पैचअप कर रहे थे, मैं पहले कंप्लीट कर लूं प्लीज आपकी इजाजत से। मैं ये समझता हूं कि अगर तवाब साहब कह रहे हैं कि हमने ऐसे किया, अंजुम साहब ने ये कहा, तो मैं समझता हूं ये जरा सा ज्यादती वाली बात है। अगर आप अंजुम साहब को कोई चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं तो मैं समझता हूं आपका ग्रुप और आप योरसेल्फ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें सर, बात यह
ये है कि इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन इज द ब्यूटीफुल प्रोसेस। आप उन कैंडिडेट्स को लेके आए जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट हो, जो इंडस्ट्री को समझते हो, जिनका कोई पोर्टफोलियो पास में रहा हो। हमारा अनफॉर्चुनेटली ये रहा है कि हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की फेवर लेने के लिए या उनको हाँ में हाँ मिलाकर अपने आप को लाना नहीं चाहिए। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, वेदर यूबीजी जीते, वेदर बीएमपी जीते, मैं देखे आपको मैं बता दूं, आई विल नॉट बी, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान जीतना चाहिए। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा हूं। अब जरा ठीक है, जी साहब, अंजुम साहब। अच्छा जनाब, अब जरा काइंडली जरा तवाब साहब से कहिएगा, जरा काइंडली जरा तहम्मुल से सुन लें। हाँ। और मैं आपसे, इनके साथ हमारी एक बात हो रही थी, दैट वाज इन 3-4 महीने पहले गालबन, हाँ। कि हम कुछ एडजस्टमेंट कर लें ताकि मीशत को बेहतर करें और ये जो पूरी जो बिजनेस कम्युनिटी डिवाइड है, ये डिवाइड खत्म करें। ये हुआ ये कि मुनीर साहब के कहने में कोई है ही नहीं। वो बेचारे जो हैं वो कहते रहे, इनके मिन्नतें करते रहे कि यार ये कर लें। इन्होंने फिर एग्रीमेंट होने को था, लेकिन इन्होंने फिर जो है ना ऐसी कंडीशन लगानी शुरू कर दी, हम उससे बैकआउट कर गए। हमने कहा जी इलेक्शन को हम पे इतना भारी नहीं है, इंशाल्लाह हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। लेकिन वो बेचारे क्योंकि अब जरा बीमार हो गए हैं, अब ये उन पर हावी हैं सारे के सारे। दूसरी गुजारिश, ये कह रहे हैं पाकिस्तान, एक लाहौर चैम्बर की मैं आपसे अर्ज कर दूं, लाहौर चैम्बर में इस वक्त जो सदर है इरफान इकबाल साहब, वो मेरे ग्रुप से हैं, लेकिन वहां हमारा एक अलायंस है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि 1 साल हमारा इसी मेंबर आएगा और 1 साल दूसरा जो हमारे ग्रुप है, जो वो अलायंस पार्टनर है फाउंडर्स वाले, उनका आएगा। इस साल क्योंकि उनकी बारी थी तो लाहौर चैम्बर से उनका इसी मेंबर आया और हमारा जनरल बॉडी का मेंबर आया। अब तो ये जो इन्होंने बात की है जुबैर तुफैल के हवाले से, तो पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन से ये तुफैल साहब 10-3 से हारे हुए हैं और ये इस वक्त अपील में है हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी डेट लगी हुई थी। और ये अपील में है कि जब मैं वहां 10-3 से जीता हुआ हूं, आप कहेंगे तो मैं आपको ये फैसले की कॉपी डीजीटीओ की भिजवा दूंगा और आप कल अपने जो भी प्रोग्राम होगा उस पर काइंडली दिखाइएगा। ये गलत बयानी कर रहे हैं। रही फुटवेयर एसोसिएशन की बात, तो जनाब फुटवेयर एसोसिएशन में ठीक है, आई एम नॉट अ शू मैन्युफैक्चरर बट आई सप्लाई द रॉ मटेरियल टू द शू इंडस्ट्री। तो वहां मेरा एक ट्रेड है, तो मैं उस ट्रेड से आया हूं। ये मोहतरम जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत बयानी करते हैं। आपकी मेंबरशिप कब हुई थी? मेंबरशिप कब हुई थी? अच्छा पिछले साल की मैं, अच्छा इलेक्शन कमीशन का भी सुन ले, इन्होंने तो इदारे का सत्यानाश किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन इनका है, फेडरेशन का प्रेसिडेंट और जो जनरल सेक्रेटरी इनका है, जो कहते हैं वो बेचारे इनके हुक्म की तामील करते हैं। और हमें पता होता है कि ये जो पहले 2 फोरम है, यहां से हमारी जायज काम भी कभी नहीं होगा। जब ये मामला डीजीटीओ के पास जाता है फिर हमें वहां से इंसाफ मिलना शुरू होता है। तो जैसे ही वो मामला डीजीटीओ गए हैं, फुटवेयर का केस भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता हूं और केमिकल इंडस्ट्री का जो जुबैर तुफैल के साथ मेरी 1-to-1 फाइट थी, वहां भी मैं 10 वोटों के, मेरे 10 वोट थे और इनके 3 वोट भाई थे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बात सुने मैं जीता हूं। मैं तो ये कह रहा हूं गलत बयानी कर रहे हैं। फेडरेशन में या चेंबर्स में इतनी सियासत होती है या आप लोग इतने डिवाइड हैं, तो फिर पाकिस्तान को आगे कौन लेके जाएगा? और मुझे थोड़ा सा आप जवाब जी खालिद इमरान साहब मुझे एक मौका दीजिए सर मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा, मैं दूंगा जरा जी जस्ट आधा मिनट में चाहूंगा। नहीं सर, आधा मिनट जो इनके 2 अंजुम ये जो इनके 2 पहली बात अहमद खान और मुस्लिम मोहम्मदी, वो दोनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस किया है। चलो अब आ जाते हैं और बोगर फॉर्मेट अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके साथ पूछे। पता नहीं क्यों ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं समझता हूं कि अंजुम निसार को सच बोलना चाहिए। अगर ये साबित करते डिसमिस किया दोनों को तो जनाब बात हो जाए। अगर वरना ये प्रेसिडेंट कैंडिडेट नहीं रहेंगे, वरना मैं अपनी चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दूंगा। पता ही झूठ बोल रहे हैं।
टोटल झूठ है। दूसरी बात ये, मुनीर साहब को इन्होंने कहा कमजोर हो गए। मुनीर साहब इनकी नजर में इन्होंने बड़ा खूबसूरत बात कर दी कि जरा मुनीर साहब कमजोर हो गए। ये इनकी कतई गलतफहमी है। मुनीर साहब हमारे पैटर्न इन चीफ हैं। आज भी अगर वो एक आवाज दे तो पूरे पाकिस्तान में, कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में उसका फॉलोअर है और उसमें कोई तल्ली। मुझे शुक्र है इन्होंने ये मान लिया कि 12 में से 4 सीटों पे ये तैयार हो गए थे। ये भी इन्होंने मान लिया कि 2 सीटों पे तैयार हो गए थे। लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी नहीं बोलेंगे। सुन ले, ये भी बात है कि ये इन 5 साल में अंजुम निसार खुद तीसरा इलेक्शन लड़े। 2 दफा प्रेसिडेंट का भी हारे इसी रिजीम में और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन ये हारे। इस दफा तीसरी दफा फिर ट्राई कर रहे। इन्होंने ट्राई ये की थी कि हम मफाहिमत के साथ अपने आप को, झगड़ा कहाँ पैदा हुआ, इन्होंने कहा जी सदर मुझे बनाएंगे तीसरी टर्म में जब पंजाब की बारी आएगी। हमने मना कर दिया, हम आपको सदर नहीं बना रखी है। अब आपने डिलीवर नहीं किया। इंशाल्लाह इस दफा सफाई होगी आपकी। देखिए अगर हमने डिलीवर ना किया होता आप हमारे कैसे आ जाते। नवाज साहब ने एक बड़ी बात की कि जिसमें हाजी साहब के नाम के बारे में क्या, हाजी साहब मेरे वालिद साहब हैं। हम पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करता हूं। मैं 3 मरतबा एज चेयरमैन रिप्रेजेंट कर चुका हूं, वाइस चेयरमैन, और सेंटर अपना सिंध चैप्टर को मैं 3 मरतबा एज चेयरमैन रिप्रेजेंट कर चुका हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो आपको मैं थोड़ा प्ली बता दूं वो ये था कि हमारी शुगर मिल एसोसिएशन में इलेक्शंस हुए थे। और वो इलेक्शंस हुए थे लेकिन हमारे पास एजीएम के अंदर कुछ कंडीशंस हैं। हमने अपने ऑडिटर को चेंज किया था, वो हम फर्ग्यूसन को लेके आए थे। आप देखें हम क्या बेंचमार्क सेट कर रहे हैं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर प्रोग्राम में बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा एक सवाल ये होता था कि इसमें इतनी सारी चेंबर्स हैं, इतनी सारी एसोसिएशन है, उन सब के ऊपर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी मौजूद है, फिर यह मुल्क आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, फिर इस मुल्क की मईशत आगे क्यों नहीं बढ़ रही? आज उसका मुझे जवाब भी मिल गया कि इन तमाम एसोसिएशंस के अंदर, इन तमाम चेंबर्स के अंदर जितनी सियासत है और जिस लेवल की सियासत है वो इस मुल्क को आगे बढ़ने में रोक रही है। हमें उम्मीद है कि इससे हम बहुत सबक सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद तवाब साहब, आसिम गनी साहब और अंजुम निसार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।